हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रांतीय राज्यों के उदय के संदर्भ में। इसमें हम नए सिरे से उन राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर स्वयं को अलग कर लेते हैं, स्वयं को स्वतंत्र कर लेते हैं और एक नए साम्राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित करते हैं। इस कड़ी में हम बहुत सारे राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी। इसी क्रम में हम जो लेने वाले हैं सबसे पहले विजयनगर को। ठीक है, किसको लेने वाले हैं? विजयनगर को, क्योंकि विजयनगर ने भारतीय इतिहास में बहुत कम समय में वो सब कुछ करने का प्रयास किया जो एक स्वतंत्र राज्य और एक आत्मनिर्भर राज्य और एक आत्मसम्मान राज्य जो होता है वो करता है। देखिए, अगर छोटी बेसिक जानकारी से हम शुरुआत करें तो जो विजयनगर है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है तुंगभद्रा नदी पर। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उम्मीद है। किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो स्थापना होती है, क्या इसकी जो स्थापना होती है वो 1336 में किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1336 में की जाती है। इसके द्वारा की जाती है, हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये कब हुई, किसके द्वारा की गई? ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर की जाती है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे की जाती है। ठीक है, अब देखिए हम्पी। आप लोगों ने हम्पी का नाम सुना भी होगा। ठीक है, और जो हमारी वर्तमान में करेंसी है, जो पैसे हैं, उस पर भी क्या है, इसका चित्र बना हुआ है। तो विजयनगर का क्या है, वर्तमान नाम है क्या? हम्पी। और हम्पी नाम किसके ऊपर पड़ा था? वहां की जो मातृ देवी थी, कौन? पंपा देवी। तो पंपा देवी के नाम के ऊपर नामांकन होता है किसका? हम्पी का। चलिए, यहाँ तक सब ठीक है। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने कर दी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, हम्पी नाम है। लेकिन पता किसने लगाया, खोजा किसने? क्योंकि वो तो सब कुछ तहस-नहस हो गया था। जब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में संघर्ष चलता है तो इस संघर्ष में विजयनगर अपना अस्तित्व खो देता है। तो वो जो अस्तित्व खो गया था उसे खोजा किसने? तो उसकी जो खोज थी वो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा कब की गई थी? 1800 में की जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1800 में कॉलिन मैकेंजी जो थे, इन्होंने क्या किया था? हम्पी के अवशेषों की क्या की थी? खोज की थी। एक और पॉइंट, जो विजयनगर है वो सहकारिता के मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर आधारित है? था। ठीक है, सहकारिता, सबका। ठीक है, सबकी भागीदारी, सहभाग। तो सहकारिता, इस मॉडल पर क्या था? ये आधारित था। तो 5 से 6 पॉइंट हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। प्रांतीय राज्यों में सबसे पहले विजयनगर को लिया जाता है। विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। विजयनगर का जो वर्तमान नाम था वो उसके बाद जो पड़ा वो क्या पड़ा? हम्पी पड़ा। हम्पी की जो खोज थी वो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 में की जाती है। तो ये कुछ इसके प्रारंभिक फैक्ट थे, बेसिक फैक्ट थे जो आपको याद होने क्या हैं, जरूरी हैं। देखिए, प्रांतीय राज्यों के बारे में हम सबसे पहले उनकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे जितने भी हैं। फिर उसके बाद वहाँ की प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको जानेंगे, वहाँ का मॉडल किस चीज़ पर आधारित था, इस चीज़ को जानेंगे। तो उन सारी बेसिक चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो फैक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं वही जरूरी होते हैं। अब देखिए विजयनगर,
ठीक है। और अब विजयनगर के बाद जो नेक्स्ट हम लेने वाले हैं, अब आगे देखिए, आगे जो सेकंड पर हम लोग लेते हैं वो है रायचूर दोआब, ठीक है। अब ये मत समझना कि विजयनगर समाप्त हो गया, नहीं, ये उसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने इसको लिया है। यही समझना कि विजयनगर के बारे में ही बातें हो रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है। देखिए रायचूर दोआब क्या है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य का जो क्षेत्र है, ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, रायचूर दोआब कहलाता है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का, ठीक है। अब देखिए इसमें, इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, बहमनी साम्राज्य है, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में क्या है, विजयनगर है, ठीक है। दक्षिण में क्या है, विजयनगर है। यहाँ बहमनी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि रायचूर का जो क्षेत्र पड़ता है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य में पड़ता है, और इसके उत्तर में बहमनी साम्राज्य है, और दक्षिण में क्या है, विजयनगर साम्राज्य है। ये बात तुमको याद रखनी है। अब देखिए होता क्या है, ये जो क्षेत्र था बड़ा ही क्या था, उपजाऊ क्षेत्र था। आप लोगों को पता ही होगा कि जब दो नदियों के बीच में कोई क्षेत्र होगा तो वो स्वाभाविक है काफी उपजाऊ होगा, वहां पानी की अच्छी मात्रा होगी। पानी की अच्छी मात्रा होगी तो क्या होगा, वहां जो फसल है वो भी अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो वहां खाद्यान्न की मात्रा ज्यादा होगी, ज्यादा टैक्स मिलेगा राजा को, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसलिए वो क्षेत्र क्या होगा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो फिर ऐसे क्षेत्र को कौन छोड़ना चाहेगा भला, ठीक है। तो इसीलिए सारे जो आसपास के राजा थे उनकी नजर होती है किस पर, इस क्षेत्र पर। अब इस क्षेत्र पर नजर जमी हुई थी, और जैसा मानते हैं वैसा ही होता है। 1356 ईस्वी में, कब, 1356 ईस्वी में, ठीक है। 1356 ईस्वी में जो बहमनी के शासक थे, कौन थे, अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन, अलाउद्दीन बहमन शाह जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। कौन से क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं, तो रायचूर दोआब का जो क्षेत्र था इस पर अधिकार कर लेते हैं बहमनी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। चलो कर लिया, ठीक है। लेकिन उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो यहाँ के शासक थे हरिहर प्रथम, ठीक है, क्योंकि स्थापना हरिहर हुक्का दोनों ने की थी, तो हुक्का तो बाद में शासक बनता है। तो इसीलिए हरिहर प्रथम के द्वारा क्या की जाती है, यहाँ की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। और बहमनी के जो शासक थे वो कौन थे, बहमन शाह थे, ठीक है, बहमनी बहमन शाह। अब देखिए 3-4 चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। इधर बहमनी साम्राज्य का शासक अलाउद्दीन बहमन शाह, इस विजयनगर का शासक कौन, हरिहर प्रथम। अब देखिए जब इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है 1356 में, तो स्वाभाविक है दोनों के बीच में क्या होना आरंभ था, संघर्ष होना आरंभ था। और यहां से क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में संघर्ष की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, जो एक लंबे दशक तक चलने वाली है, और जिसमें ये दोनों साम्राज्य आगे चलकर बुरी तरह बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि संघर्ष में किसी का भी क्या नहीं होता, भला नहीं होता। आप देखिए इटली के निवासी काफी प्रसिद्ध इतिहासकार, काफी प्रसिद्ध राइटर रहे हैं, कौन, निकोलो कोंटी, ठीक है। निकोलो कोंटी जो थे वो 1420 से और 1422 के बीच में, कब से, 1420 से 1422 के बीच में देवराय प्रथम के समय पर आते हैं। कहाँ आते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं इस पूरे क्षेत्र की, और क्या है, पूरे परिवार के साथ आए थे, पूरी फैमिली को लेकर आए थे अपनी यात्रा पर।
अब याद क्या रखना है, इटली के निवासी थे, इटली के निवासी थे निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। ठीक है, अब देखिए पूरे परिवार के साथ ये यात्रा करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इनके बारे में, विजयनगर आने वाला पहला यूरोपीय क्या था? ये यात्री था। ये भी चीज अंडरलाइन करनी है तुमको कि विजयनगर आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? निकोलो कोंटी था। कहाँ के थे? इटली के थे। इटली में कहाँ के थे? वेनिस के थे। ठीक है, तो 1420 से 22 में देवराय प्रथम के शासनकाल में कहाँ आते हैं? विजयनगर आते हैं। और विजयनगर आते हैं और विजयनगर आने वाले क्या होते हैं? पहले यूरोपीय यात्री होते हैं। चलिए अब देखिए होता क्या है, जब ये लौट रहे थे, कहां लौट रहे थे? वापस जा रहे थे अपने परिवार के साथ में। तो हुआ क्या, जब ये अपने पूरे परिवार के साथ वापस लौट रहे थे तो इनको क्या किया? आक्रमणकारी लुटेरों ने क्या किया? पकड़ लिया और इनकी जो बीवी थी और इनकी जो बच्ची थी और इनके जो बच्चे थे उनका क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। ठीक है, अपहरण करने के बाद जो कुछ किया आप लोग जानते हो कि ये लुटेरे क्या कर सकते हैं। और उसके बाद उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किनकी? उनकी पत्नी और उनके बच्चों की। और इनको, किनको? निकोलो कोंटी जो थे इनको क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया। इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया और कहा कि अगर तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लोगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब इधर इनकी पत्नी की हत्या हो गई, इनके बच्चों को भी इन्होंने मार डाला। तो इन्होंने सोचा कि अब मरने से अच्छा क्या है, इस्लाम कबूल कर लूं, मुसलमान बन जाऊं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस समय उस परिस्थिति में इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब इन्होंने जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो उन्होंने इनको छोड़ दिया। उन्होंने इनके पास देखा, काफ़ी किताबें लिखा हुआ था विवरण, लेकिन वो उनके पल्ले पड़ने वाला थोड़ी था। तो ये क्या पहुंचते हैं? वापस इटली पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं किसके सामने? पोप के सामने जाकर अपना दुख सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे मैं भारत से लौट रहा था, रास्ते में मुझे आक्रमणकारियों ने पकड़ लिया, मेरी बीवी जो पत्नी थी उसकी हत्या कर दी, मेरे बच्चों की हत्या कर दी और मुझे मुसलमान बना दिया। ठीक है, ये किसने कही बातें? निकोलो कोंटी ने कही थी। अब देखिए पोप ये कहता है चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और निकोलो कोंटी क्या कहते हैं? मुझे वापस से क्या बनना है? ईसाई बनना है। उन लोगों ने मुझे मुसलमान बना दिया, आप मुझे वापस से क्या बना दो? ईसाई बना दो। उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें ईसाई बना देंगे, लेकिन अब तुम्हें क्या है? काम करना है, यात्रा वृत्तांत लिखना है, अपनी जो यात्रा जो की थी उसके बारे में लिखना है और उसका विवरण हमें देना है। इन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास करने को और है भी क्या, मेरा पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद इनको क्या बना दिया जाता है? ईसाई बना दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी स्टोरी याद रखना, पेपर में लिखने के लिए काम आएगी और पेज भरने के लिए भी काम आएगी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने लिखा था कि विजयनगर जो है वो कितने मील में फैला हुआ है? 60 मील में फैला हुआ है। 60 मील में। कितने मील में? 60 मील में। ठीक है, स्टोरी जब याद होती है ना तो पेज भरने में टाइम नहीं लगता। वो जो आती है ना शब्द सीमा 300 350, उससे भी पार चले जाते हैं लिखते लिखते, बड़ा मजा आता है। तो 60 मील की परिधि में है और यहां शस्त्र धारण करने वाले कितने थे? 90,000 थे। कितने थे? 90,000 थे। द्वितीय वर्ष के दौरान जब आप एग्जाम में आया था कि रानी पद्मिनी के चरित्र का वर्णन कीजिए, ठीक है, शब्द सीमा 300, तो उसमें जब पेज भरे तो शब्द सीमा कहाँ पहुँच गई? 900 पहुँच गई थी। यानी कि वो जो शब्द सीमा थी उससे भी 3 गुना उस पेपर में लिख दिया गया था।
तो क्योंकि उसमें पूरी स्टोरी थी, वो 300 शब्दों में ख़त्म ही नहीं हो सकती ना, तो इसलिए कहते हैं कि बच्चे ये सोचता है कि इतिहास में मैं लिखूं क्या, इतना है लिखने के लिए कि तुम बचाओगे कैसे, कि बस हमें 300 शब्दों में ही लिखना है, क्योंकि लिखने के लिए बहुत कुछ होता है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब आप लोगों ने जैसे ही आ जाएगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में उल्लेख कीजिए। अब मैंने अभी आगा कराया है, इसी में आप लोग 300-400 शब्द लिख दोगे, निकोली कोंटी की स्टोरी लिख दोगे, बस खत्म। तो इसलिए स्टोरी जरूरी है। अब देखिए विजयनगर जो है वो 60 मील की परिधि में है, और यहाँ शस्त्र धारण करने वाले यानी कि हथियार धारण करने वाले कितने सैनिक हैं? 90,000 सैनिक हैं। क्या कहा था? विजयनगर 60 मील की परिधि में फैला हुआ है और शस्त्र धारण करने वाले कितने हैं? 90,000 सैनिक हैं। ठीक है, और राजा जो है यहाँ का कहाँ की बात चल रही है? विजयनगर की। तो राजा जो है वो भारत के अन्य राजाओं से क्या है? शक्तिशाली है। अब आपको कहावत याद हो गई निकोली कोंटी की, उन्होंने कहा था विजयनगर जो है वो 60 मील की परिधि में क्या है? फैला हुआ है, और यहाँ जो सैनिक हैं, कितने सैनिक हैं? 90,000 सैनिक है, और यहाँ का जो शासक है वो भारत के अन्य शासकों से क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली है। ये कहावत है, याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए ये बातें तो मैंने बता दी, बोर्ड पर तुम्हें दिख रही है, मैं इसके अलावा भी कुछ बता दूं। इन्होंने सबसे पहले विजयनगर के बारे में सती प्रथा का क्या किया था? उल्लेख किया था। किसका? सती प्रथा का विजयनगर के बारे में क्या किया था? उल्लेख किया था। ठीक है, याद रखना है, विजयनगर के बारे में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किसने किया था? निकोली कोंटी ने किया था। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1420 में कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। जैसे तांबे और चांदी के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे, वैसे ही कागज के सिक्के भी चलने लग गए। कब लग गए? 1420 में लग गए। बराबर याद हो गया। अब चलो एक उड़ती बात करते हैं। उड़ती बात का मतलब सुनी बात। लिखा है, इन्होंने कहा था कि जो राजा है, ठीक है, जो राजा है उसकी कितनी पत्नियां होती थी? आप लोग क्या समझ रहे, कितनी हो सकती है? 100? ज़्यादा हो गई? 50? अब भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो राजा था उसकी 12,000 पत्नियां। कितनी पत्नियां? 12,000। ठीक है, काफ़ी हो गई। यानी आप लोग समझ लीजिए पूरा जिले की जितनी हैं उतनी महिलाएं हो गई। तो राजा जो है वो कितनी पत्नियां रखता है? 12,000 पत्नियां रखता है। अरे इतनी पत्नियां, लेकिन क्यों रखता है? अब देखिए 12,000 में से केवल 3,000 पत्नियां तो इस शर्त पर रखी जाती थी। उसमें भी कंडीशन थी। देखो इतनी मतलब उन पत्नियों को पता था इसकी ऑलरेडी इतनी पत्नियां, उसके बाद भी पत्नी बनने का क्या भूत सवार था उन लोगों को। 3,000 पत्नियां तो इस शर्त पर रखी जाती थी कि मेरे मरने के बाद, यानी कि राजा के मरने के बाद इनको क्या होना पड़ेगा? सती होना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना पड़ेगा? सती होना पड़ेगा। भले ही उसकी शादी 10 दिन पहले हुई हो, 15 दिन पहले हुई हो, चाहे 4 दिन पहले हुई हो, चाहे कल शाम को ही आई हो, और अगले दिन राजा जी चले गए तो इन्हें भी क्या होगा? जाना पड़ेगा। ठीक है, 3,000 को तो जाना ही पड़ेगा, यानी कि उसके साथ साथ 3,000 चिताएं और जलेंगी, जिन पर जिंदी लड़कियां, जिंदी महिलाएं बैठेंगी और सती होंगी। ठीक है, अब क्या था? ये प्रचलन था, इसमें कोई क्या कर सकता है? सिर्फ पढ़ सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं। अब देखिए आगे, इन सारी चीजों का महत्वपूर्ण कारण क्या था? अपना जो स्टेटस है उसको बढ़ाना। उस समय लोगों में प्रचलन हो गया था, देखो उसकी मृत्यु हुई थी और उसकी 4 पत्नियां उसके साथ सती हो गई। अब लोगों में क्या हो गया? चलन पैदा हो गया, देखो मेरी मृत्यु पर कितनी पत्नियां सती होंगी, उसकी मृत्यु पर कितनी पत्नियां सती होंगी। तो ये उस समय काफी बड़ी मात्रा में क्या हो गया? प्रचलन हो गया, और एक टाइटल के रूप में देखा जाने लगा, देखो उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है
कि उसी के साथ सती हो गई। अब जो भी उसका विरोध करती, चलो मान लिया कोई लड़की है, उसने कहा मैं क्यों सती हूँ, अगर चलो मर गया दुख है, रो लेंगे थोड़ा बहुत, इधर उधर चूड़ियाँ वूड़ियाँ तोड़ लेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है जल जाए जाके ना। तो फिर उसका जीना फिर दुर्लभ था। उसको लोग कहते थे कि देखो कैसी है, अपने पति से प्रेम भी नहीं करती थी, आई थी मार दिया, और अब सती भी नहीं हो रही। अब दूसरा क्या है, फिर वो शादी भी नहीं कर सकती कहीं जाके। क्यों नहीं कर सकती? अब उससे पूछेंगे तेरे पूर्व पति की मृत्यु हो गई तो सती क्यों नहीं हुई, तो क्या बोलेगी? वो पति कहेगा तो मेरे मरने के बाद भी सती नहीं होगी, फिर कहीं और फरार हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एक बाध्यता भी बन गई थी महिलाओं के लिए सती होना, क्योंकि फिर उसके बाद की जिंदगी है वो क्या है, बहुत बदतर है। ठीक है, क्योंकि अगर आज भी महिलाएं अगर थोड़ा बहुत मॉडर्न होने का प्रयास करती हैं, जैसे चलो घूंघट ही नहीं मारा, तो क्या बोलेंगे देखो इसको। तो ये सारी चीजें पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी, चलती रहेंगी, क्योंकि यही सब कुछ है। तो आपको समझ आया, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में बात कर रहे थे, जिसमें हमने विजयनगर के बारे में पढ़ा। उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ रायचूर दुआब क्षेत्र था, जो कि विवाद की जड़ था। इसके लिए आगे भी युद्ध होंगे, इसलिए इसको याद रखना है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, इतना पुराना दिमाग भी नहीं होगा आपका। अब इसके बाद देखिए होता क्या है, ये सारी चीजों का विवरण देता है निकोली कोंटी अपने जो लिखित साक्ष्य उसने प्रस्तुत किया था पोप के समक्ष। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखिए, इसमें पढ़ेंगे हम कश्मीर के बारे में। ठीक है, हमने विजयनगर को जाना, दोआब क्षेत्र को जाना। विजयनगर को संपूर्ण रूप से समझने के लिए हम संगम वंश पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना संगम ने की थी। और संगम कौन था? हरिहर और बुक्का का पापा था। ठीक है, अब देखिए वो पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसका अलग से एक तुम्हारा अलग से टॉपिक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का संघर्ष। उसमें सब कुछ स्पष्ट है, एक एक बात करेंगे। लेकिन हम प्रांतीय राज्यों का उदय कर रहे हैं, और राज्यों को ही पढ़ना है, उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं, ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तुम्हारी बौद्धिक क्षमताओं का भी ध्यान रखना है। अब देखिए कश्मीर सभी परिचित हैं, और परिचित करा देते हैं, कुछ नज़दीक से परिचित करा देते हैं। इसकी कश्मीर में क्या होता है, देखिए सबसे पहले सामीर वंश। कौन? सामीर वंश। और सामीर वंश का संस्थापक था, जैसा नाम वैसा काम, याद करने की जरूरत नहीं है। सामीर वंश की स्थापना किसने की थी? शाहमीर ने ही की थी। ठीक है, तो सामीर वंश की स्थापना करता है सामीर। और सबसे पहले आगे देखिए 1339 में शमसुद्दीन शाह के नाम से क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है। अब देखिए उपाधियों का नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो पर्सनल नाम होता है वो कम प्रसिद्ध होता है, उपाधि ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। तुम भी प्रसिद्ध होंगे अपनी उपाधियों से। ठीक है, जैसे तुम गांव में दे रखी होगी, किसी ने घर में दे रखी होगी, किसी दोस्तों ने दे रखी होगी, तो उपाधियों से ज़्यादा फेमस होते हैं। तो तुमको कई बार ज़्यादातर शमसुद्दीन क्या मिलेगा? शाह मिलेगा, और कम क्या मिलेगा? शाहमीर मिलेगा। ठीक है, इसलिए याद रखना है, प्रथम शासक के तौर पर शमसुद्दीन शाह या फिर शाहमीर, दो में से किसी एक का उल्लेख होगा, इसलिए दोनों को ही थोड़ा थोड़ा याद रखना है। अब देखिए सबसे पहला मुस्लिम क्या बनता है? शासक बनता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक, तो पहला मुस्लिम शासक कौन बना था? शमसुद्दीन शाह बना था? नहीं, कौन बना था? शाहमीर बना था या शमसुद्दीन बना था? अब देखिए आगे ये शासक बन जाता है और क्या करता है? अपने ही नाम से एक शहर भी बसा देता है, शामीरपुर के नाम से। ठीक है, इंद्रकोट में क्या बसा देता है? शहर बसा देता है। अब इन्हीं के वंश में चल के आगे एक शासक होता है, कौन होता है? अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन से अलाउद्दीन खिलजी मत समझ लेना। ठीक है, अलाउद्दीन होता है, अलाउद्दीन ने क्या किया? अपनी राजधानी जो है, ये राज्य लिखा है, इसको कर लेना कॉपी में लिखते समय,
राजधानी, ठीक है। तो राजधानी इंद्रकोट से कहां बना दी? अलाउद्दीनपुर बना दी, ठीक है। क्या बना दी? अलाउद्दीनपुर बना दी। अब आप लोगों ने अलाउद्दीनपुर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, काफी फेमस जगह है अलाउद्दीनपुर, सबने सुन रखा है ना? उम्मीद था तुमने सुन रखा होगा, ठीक है। अब तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि हमने तो नहीं सुना, ठीक है। मैं बताता हूं तुमने सुन रखा है। कैसे सुन रखा है? मैं एक शब्द लिखूंगा, उसके बारे में तुमने सुन रखा है नहीं सुन रखा है ये बताना। और वो शब्द है, क्या है वो शब्द? वो शब्द है कश्मीर। अब बताओ सुन रखा है कि नहीं सुन रखा? अलाउद्दीनपुर को ही क्या बोलते हैं? कश्मीर बोलते हैं। अब सुन रखा है ना? ठीक है। तो अलाउद्दीनपुर को बनाया यानी कि कश्मीर को बनाया, बराबर। तो उससे पहले क्या नाम था? अलाउद्दीनपुर था। अब तुम्हारे मन में एक बात आ रही होगी, किसी के मन में नहीं आ रही हो, लेकिन 2-4 स्टूडेंट हैं उनकी में तो जरूर आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि उनकी आदत नहीं गई होगी कि साहब ये कहां से आ गया? अलाउद्दीन, ठीक है। ये कहां से आ गया? कौन? अलाउद्दीन कहां से आ गया? ये बात जरूर तुम्हारे मन में आ रही होगी। तो मैं तुमको बता दूं, जो प्रथम शासक था कौन? शाहमीर। तो शाहमीर के बाद जो इसका पुत्र बनता है, कौन बनता है? जमशेद बनता है। जमशीद था उसका नाम, तो उसको जमशीद बोलते थे। जमशीद बनता है और जमशीद के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन बनता है, ठीक है। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया ना? शाहमीर के बाद जो बनता है वो जमशीद बनता है, जमशीद के बाद जो बनता है वो अलाउद्दीन बनता है, ठीक है। और अलाउद्दीन के बाद भी बता देता हूं, अलाउद्दीन के बाद सिहाउद्दीन बनता है, और सिहाउद्दीन के बाद कौन बनता है? कुतुबुद्दीन बनता है, ठीक है। इनको तुम लोग दिल्ली सल्तनत से मत जोड़ना, ठीक है, वो अलग है, वहां की कश्मीर की बात चल रही है। तो ये लोग कश्मीर के शासक थे। ये कॉपी में कहीं एक कोने पर लिख लेना नोट करके, क्योंकि इतने नाम अगर आप लिखोगे तो दिमाग में भगदड़ मच जाएगी, ठीक है। कौन है? सबसे पहले शाहमीर है, शाहमीर के बाद कौन आता है? जमशेद आता है, जमशेद के बाद कौन आता है? अलाउद्दीन आता है, अलाउद्दीन के बाद कौन आता है? सिहाबुद्दीन आता है, और सिहाबुद्दीन के बाद कौन आता है? कुतुबुद्दीन आता है, ठीक है। हो गए 1 और 4 5 शासक हो गए, याद हो गए तुमको? कॉपी में किनारे पर लिख लेना। चलिए, इतना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है, कभी जब पीएचडी करोगे तो काम आएंगे। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें, जो अलाउद्दीन होता है इन्हीं के वंश में, तो वो क्या करता है? अपनी जो राजधानी थी कि प्रारंभ में इंद्रकोट से राजधानी बना लेता है अलाउद्दीनपुर, और कोष्टक में लिख लेना कश्मीर, ठीक है। ऐसे ही मत करना सीधा कश्मीर लिख देना, अलाउद्दीनपुर छोड़ दें, तो दोनों का मैचिंग जरूरी है। तो लिखना है अलाउद्दीनपुर, कोष्टक में लिख लेना है कश्मीर। अब देखिए जो नेक्स्ट शासक बनता है इन्हीं के वंश में, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह कब से कब तक बनता है? 1389 से लेके 1413 तक, बराबर। पहला शासक कौन? शाहमीर बना। दूसरा शासक कौन? शमशेद बना। तीसरा शासक कौन? अलाउद्दीन बना। चौथा शासक कौन? गियासुद्दीन बना। पांचवा शासक कौन? कुतुबुद्दीन बना। छठवां शासक आ गया ना, कुछ नहीं छोड़ा। सिकंदर शाह कौन सा शासक था? छठवां शासक था, क्योंकि उनका योगदान नहीं था इसलिए हम उनको पढ़ेंगे नहीं। अब देखिए इसके समय पर किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर का आक्रमण हुआ था। कितनी बार सुन लिया तैमूर का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण। कब हुआ था बताओ? अभी वीडियो को रोको और बताओ, लिखो कब हुआ था, डेट बताओ कब हुआ था तैमूर का आक्रमण। 1260 में, 1540 में, 1309 में, 1350 में, 1392 में, कब हुआ बताओ मुझे? हुआ था, कब हुआ था? मैं ही भूल गया 1398 में कब हुआ? तैमूर का आक्रमण होता है भारत पर, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, कोई भी पूछ सकता है। तो कब हुआ था? 1398 पर आक्रमण हुआ था। किसके समय पर हुआ था? सिकंदर शाह के समय पर हुआ था, ठीक है, याद हो गया ना। चलिए ये सारी चीजें नोट डाउन करते चलना अलग से कॉपी में किनारे पर। अब देखिए आक्रमण होता है, किसका होता है? तैमूर का होता है। तैमूर के साथ ये क्या करता है? तैमूर के साथ अपने राजदूतों का आदान प्रदान ये करता है, उसके साथ संबंध स्थापित करता है। लेकिन ये बात याद रखनी, इसने उसको देखा नहीं था, केवल इसने
पत्रालाप किया था, वार्तालाप किया था, लेकिन फेस टू फेस नहीं किया था। अब देखिए सिकंदर शाह जो था ये एक नंबर का धर्मांध था। धर्मांध का मतलब होता है अपने धर्म के बारे में सोचना, बाकी के धर्म जाएं जहां जाएं वहां, ठीक है। तो इसने क्या किया था, जो हिंदू थे उनके ऊपर अत्याचार किए थे, काफी उनको परेशान किया था, ठीक है। तो सिकंदर शाह एक धर्मांध था और इसने अपने शासनकाल में जो हिंदू थे उनको क्या किया, बहुत परेशान किया। दूसरा, जो सती प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। सती प्रथा जो थी उस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अब आप लोग कहोगे ये तो ठीक किया, प्रतिबंध लगा दिया, कोई लड़की बच जाएगी जलने से। वो उसकी नज़र में सही किया था, लेकिन जो ब्राह्मण थे उसकी नज़र में क्या था, ये गलत था। वो सोच रहे थे कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहा है कोई, हमारे नियम कानूनों में कोई दखल कर रहा है। आप लोग कोई परंपरा चल रही है, चाहे वो कैसी भी परंपरा हो, आप उसको टोक के देखिए अपने घर में, तो सबसे पहले प्रहार तुम ही पर होगा। देखो ये हमारे घर में कौन आ गया, राक्षस आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ बोलेंगे क्योंकि सुनता रहता है, ठीक है। तो क्या किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रखना है, कश्मीर का पूछा जा सकता है किस शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अब देखिए इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो अली शाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अली शाह 1413 से लेकर 1420 तक शासक बनता है। ये भी अपनी पिता की तरह धर्मांध था। इसने भी काफी अत्याचार किए थे हिंदू के ऊपर, और जो अपना साम्राज्य होता है वो यथावत रखता है जो इसके पिता से इसको मिला था, ठीक है। कुछ खास नहीं था। अब देखिए पढ़ते हैं जैनुल आबदीन के बारे में। ये पढ़ने लायक शासक है, इसलिए इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो शासक बनता है वो 1420 से लेके 70 तक बनता है। देखिए डेटें काफ़ी परेशान करती हैं इतिहास में, ठीक है। इसलिए जब भी कोई भी लेक्चर हो इन डेटों को 2-4 बार लिख लिया करो। ऐसे ही बैठे बैठे कहीं पे पेन हाथ में तो वो लिख दिया करो भाई। प्रांतीय राज्यों का उदय पढ़ते हैं तो उसमें विजयनगर की स्थापना को भी बैठे बैठे सोचते रहिए। उसके बाद इन शासकों का क्रम लिख लीजिए और उसके बाद 2-4 जो डेट हैं वो लिख लीजिए। 15 से 20 बार लिखोगे तो वो खोपड़ी में जम जाएगा सब, ठीक है। अब देखिए जैनुल आबदीन जो होता है वो 1420 से 70 तक। इसका जो मूल नाम था वो क्या था, शाही खां था, ठीक है। इसका जो मूल नाम था वो क्या था, शाही खां था। इसके बाद जो उपाधि जो धारण करता है, क्या धारण करता है, उपाधि धारण करता है कुतुब की। कौन सी उपाधि, कुतुब की उपाधि धारण करता है, ठीक है। अब देखिए कुतुब की उपाधि धारण करता है और इसी नाम से क्या लिखा करता था, कविताएं लिखा करता था। कविताएं लिखा करता था। किस भाषा में लिखता था बताओ, अरे बताओ, फारसी भाषा में, ठीक है। फारसी भाषा में लिखा करता था। और इसको क्या बोलते हैं, कश्मीर का अकबर। क्या बोलते हैं, कश्मीर का अकबर बोलते हैं। बीए प्रथम वर्ष में मैंने पढ़ाया होगा, है ना, शायद। कश्मीर का अकबर बोलते हैं, पता कब पढ़ाया होगा, ये पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर प्राचीन भारत के स्रोतों के संबंध में। जब उसमें स्रोत चल रहे थे तब हमने पढ़ाई थी उसमें रामायण, और रामायण में ये सब कुछ कराया था, क्योंकि इसके समय पर रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ था, जो कि किसने किया था, किसने किया था, मुल्ला अहमद ने किया था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे लेट आए थे ना, तो उनको पता नहीं होगा। अब देखिए कश्मीर का क्या बोलते हैं, इसको अकबर बोलते हैं। अब क्या वो दूसरा नाम देखिए कश्मीर का AK। अब AK से AK-47 बंदूक तो समझ मत देना, AK से मतलब अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी इसको क्या है बोला जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे बैठे बैठे घर पर, क्यों बोला जाता है सर, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। कहां पर, कश्मीर में। और दिल्ली में किसने लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कश्मीर का AK मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अब समझ में आया, ठीक। कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं। अब देखिए चलिए ठीक है, एक किताब लिखी थी इसने,
क्या लिखी थी? किताब लिखी थी जब अपने पुत्रों से परेशान हो जाता है, सब हो जाते हैं बुढ़ापे में जाके। शिकायतनामा, पुस्तक का नाम क्या था? शिकायतनामा किताब लिखी थी। अपने पुत्रों से ये एंड में जाके क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है, तो किताब का नाम क्या लिख दिया? शिकायतनामा। ठीक है, तुम भी लिख सकते हो कुछ नामा। अब देखिए इसके विजय अभियानों के बारे में चर्चा करें तो कश्मीर का शासक था, वहां के जो आसपास की चीजें हैं वहीं पर अभियान करेगा। और जम्मू पर विजय अभियान किया था इसने, जम्मू को क्या किया था? विजिट किया था। उसके बाद गांधार, लद्दाख और लेह, आजकल सारी चीजें किसमें? ये जम्मू कश्मीर में शामिल है। ठीक है, तो जम्मू, गांधार, लद्दाख, लेह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो सारी चीजें, लेह लद्दाख, वो सब इसमें जोड़ देना, आपके विजय अभियान क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें कश्मीर के प्रांतीय राज्य के संदर्भ में हमने तुमको बताई हैं। तो ये इनके बारे में था, ये कश्मीर के बारे में था, और हमने विजयनगर के बारे में पढ़ा, रायचून दोआब के बारे में पढ़ा। ठीक है, उम्मीद है, उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, घर पर रहें। ठीक है।